सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्यूब्स। अब क्यूब्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर मैं बोलूँ 3D व्यू किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये नीचे यहाँ पे बना रखा है। अब आपको तीन चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री डायमेंशन में तीन चीजें कौन कौन सी है, दैट इज द लेंथ जो आपको दिख रही है, दिस इज द लेंथ, ये होगी हमारी हाइट और ये होगी हमारी विड्थ। ये तीन चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, किसी भी क्यूब से हमें क्या पता होना चाहिए कि उसमें कितने एजेस है, कितने कॉर्नर्स है और कितने फेसेस है, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस में इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लग जाएगी। तो किसी भी जो क्यूब है उसमें कितने एजेस रहेंगे, चार ये हो गए, 1 2 3 4, चार पीछे हो गए और 1 2 3 4। अब रिपीटेडली हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हमने काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, सो हम इन दोनों को काउंट करें डायरेक्टली। सो आई कैन से कितने यहाँ पे एजेस कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देयर आर द 12 एजेस, राइट। अब कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दे आर द 8 कॉर्नर्स। अब फेसेस कौन से, जो भी सामने दिख रहे हैं आपको, तो ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया और एक ये फेस हो गया, यहाँ पे हो गया, एक इसके टॉप पे रहेगा और इसके बॉटम पे रहेगा। तो कितने हो जाएंगे ऐसे, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ से 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये जो सामने इसके 4 नीचे हो गया, 5 ये हो गया और ये 6 टॉप पे हो गया। तो दे आर द 6 फेसेस, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दिया अ लार्ज क्यूब, एक बड़ा क्यूब लिया और उसे हमने डिप्ड इन अ पेंट, किसी भी पेंट में हमने उसे डिपा दिया, एंड देन उसे बाहर निकाला, देन टेकन आउट एंड देन डिवाइडेड इनटू 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स। 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स, यानी इसका क्या मतलब है, 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या बोला कि स्मॉलर भी है और इक्वल क्यूब्स भी है। अगर हम इक्वल क्यूब्स की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स है, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड इन 3 साइड्स, 2 साइड्स, 1 साइड या 0 साइड्स। अच्छा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक बेसिक जो है वो पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है कि जो 3 साइड्स पेंटेड है, इसका मतलब क्या है, जो भी कॉर्नर्स क्यूब्स होंगे ना वो 3 साइड पेंटेड होंगे। अभी मैं सबको समझाऊंगा, पर ये अभी ये देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साइड पेंटेड कौन से होंगे, वो क्यूब्स जो एज में है पर वो कॉर्नर्स नहीं है, ये भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। 1 साइड पेंटेड यानी वो क्यूब्स जो फेसेस पे है बट नॉट ऑन एजेस, ठीक है। और 0 साइड्स होगी जो कंप्लीटली इनसाइड द लार्ज क्यूब एंड नॉट ऑन एनी फेस, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इसकी टॉप लेयर पे आ जाओ, यहाँ से देख रहे हो आप, ठीक है, ये मान लो आपकी आंखें, यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, 4x4 का एक मैट्रिक्स दिखेगा। और ऐसी कितनी लेयर्स है, 1 2 3 4, दे आर द 4 लेयर्स, 4 लेयर्स है। तो 4x4 का क्या हो जाएगा, ऊपर से मैट्रिक्स दिखता है और ऐसी कितनी है, दे आर द 4 लेयर है, तो 64 हो गया। तो हमने एक बड़े क्यूब को, एक जो लार्ज क्यूब है उसे हमने 64 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता है, बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज हमें क्या पता है, जो स्मॉलर क्यूब्स है, स्मॉलर क्यूब्स है वो क्या है, वो सारे बराबर है, आर इक्वल, है ना, बिकॉज दे आर द इक्वल। सो हमें लेंथ को, हाइट को और विड्थ को डिवाइड करना पड़ेगा 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक 64 स्मॉलर क्यूब्स मिल जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द 3 साइड पेंटेड। अब मैंने 3 साइड पेंटेड को बोला, तो हमने 3 साइड पेंटिंग सबसे पहले हम ढूंढते हैं, ठीक है, 3 साइड पेंटेड। अब जब हमने ये पेंट में डिप किया ना, ये क्यूब हमने पेंट में डिप किया, तो और जब हमने बाहर निकाला तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 3 साइड्स है कौन कौन सी। तो 3 साइड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या लिखा ऊपर, 3 साइड कौन से हैं, दीज आर द कॉर्नर क्यूब। अब कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, दे आर द 8 कॉर्नर्स, ठीक है, इतना तो पता ही है आपको। तो अब इसके कॉर्नर्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। अब हर कॉर्नर पे, जो भी हर कॉर्नर है उस पर 3 साइड पेंटेड है। कैसे, देखो ये एक ही क्यूब है, ये जो हमने काटा ये तो एक ही क्यूब है ना, सो आई कैन से ये 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस एक क्यूब में तीन फेसेस से ये पेंटेड है। सिमिलरली हर एक कॉर्नर में ऐसा होगा, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 2 ही हो रहे हैं, इसमें भी सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, और ये जो ये वाला होगा इसमें भी 3 होंगे। तो जो भी हर कॉर्नर्स में है ना उसमें क्या होगा, वो थ्री साइड से पेंटेड है, राइट। तो मैंने बोल दिया कि जो 3 साइड से पेंटेड है वो सिर्फ कौन से कॉर्नर्स वाले, ओके। तो अब कितने क्यूब है जो 3 साइड पेंटेड है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसे क्यूब्स है जो कि 3 साइड से पेंटेड है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2 साइड से पेंटेड कौन कौन से, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो 2 साइड से पेंटेड है वो वाली क्यूब्स है जो ऑन द एज पे तो है पर वो कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। तो हम इसके एज देखते हैं, जो हमारे को डेफिनेशन में लिखा है वो ये, देखो ये एज है, ठीक है। अब इस एज में 2 कॉर्नर है, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये जो कॉर्नर है इसमें 3 साइड पेंटेड है और हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ 2 साइड पेंटेड। तो सिर्फ और सिर्फ यही ऐसे होंगे हर एक एज पे, यानी ये जो एज है ना, क्योंकि 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स में, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 होंगे, एक तो पिछली साइड होगा, और यहाँ पे इसकी हाइट पे भी 2 होंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2। पर ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर वाला है, क्योंकि लिखा ही क्या है, एज बट नॉट कॉर्नर, बट नॉट कॉर्नर,
इतना क्लियर हो गया। दूसरा, अब मेरे को पता है कि इसके जितने एज होते हैं वो एज कितने हैं, 12 एज है, और हर एक एज में मिल रहे हैं मुझे 2। देखो ये एक एज था, ठीक है, तो इसमें मुझे कितने मिले, 2 मिले। ये भी एक एज था, तो इसमें भी कितने मिले मुझे, 2 मिले। और ये भी एक एज है, तो इसमें मुझे कितने मिले, 2 मिले। तो यानी हर एक एज पे, चाहे मैं ये एज देखूं, ये एज देखूं, ये एज देखूं, ये एज देखूं, हर एक एज पे इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पे 64 स्मॉल व्हीकल क्यूब्स है, वहां पे कितना आएगा, 12 एजेस तो है, और हर एक एजेस में 2 है, 2 पेंटेड है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 विल बी द आंसर फॉर द 2 साइड्स। अब बचे कितने, 1 साइड वाले, 1 साइड्स। अच्छा, आप डेफिनेशन में देखते हैं जो मैंने ऊपर बेसिक्स में बताया कि 1 साइड पेंटेड वाले कौन से, वो वाले क्यूब है जो फेसेस है पर वो एजेस नहीं है। तो यानी एजेस कौन से हो गए, ये सारे एजेस हो गए। इतना तो समझ आ गया ना। ये देखो, ये जो सीधी लाइन है ये एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फेसेस है, फेसेस है बट नॉट एज। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो सारे हैं, ये तो एजेस में कंक्लूड हो गए, क्योंकि ये फेस की बात कर रहा है ना। यानी कितने फेसेस है, सबसे पहले तो यही देख लो कितने फेसेस है। फेसेस है हमारे 6, 6 फेसेस है। दिखते कि किस क्यूब में, 1 2 3 4 5 6, जो मैंने अभी बताया आपको, तो दे आर द 6 फेसेस। दूसरा, यहाँ पे क्या बोला है कि देखो फेसेस तो है पर वो एजेस नहीं है, तो यानी एजेस तो नहीं है लेकिन फेसेस है, तो बच्चे कौन से, सिर्फ ये 4 ही बचे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही उसमें पेंट हुए। तो दिस 4, यानी हर एक फेस में 4। इतना क्लियर हो गया, हर एक फेस में 4, यानी 6 फेसेस है, तो हर फेस में कितने होंगे, 4 होंगे, तो 6 हो जा 24, यानी 1 साइडेड भी कितना हो गया, 24 ही हो गया। सेकंड से कि 1 साइडेड जो है वो भी कितना हो गया, 24 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चे कौन से, जीरो साइड वाले। अब जीरो साइड वाले फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो साइड वाले कौन से हैं, जीरो साइड वाले कौन से हैं, वैसे देख लो। दीज आर द क्यूब्स कंप्लीटली इनसाइड द लार्ज क्यूब, नॉट ऑन एनी फेस, किसी भी फेस पे नहीं है, अंदरली साइड है, अंदर घुस जाओ, इसके अंदर घुस जाओ। अगर अंदर फाइंड आउट करने तो कितने हो जाएंगे, 4 4, तो कितने हो गए, 4 + 4 दैट विल बी 8। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर जैसे हमें कैलकुलेशन में फाइंड आउट करना है और तुम ऐसे नहीं देखना चाहते क्योंकि बहुत बड़े क्यूब्स भी आएंगे ना क्वेश्चन में, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इन सबको प्लस कर दो। तो 8 + 24 + 24 कितना हो गया, 64। 64 माइनस कितना हो गया, 8 + 24 + 24, जो कि क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया 56। 56 हो गया, 56 माइनस 64 कितना होता है, 8। तो 8 हमारे पास जीरो साइड वाले आ गए। तो ये बात आपको क्लियर हुई, यानी कुछ तो समझ आया होगा इससे जो भी मैंने बताया कि देखो आपको अगर जीरो फाइंड आउट करने तो इसके अंदर घुस जाओ, इसके अंदर घुस जाओ, यानी इसको खोल दो। रूबिक क्यूब्स होता है, अगर उसे खोल दोगे तो अंदरली साइड वाले तो पेंट होंगे ही नहीं, तो एक ऐसी लेयर है जो पेंट नहीं हुई और दूसरी ऐसी लेयर है जो पेंट नहीं हुई, तो देयर इज 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 + 4 दैट इज 8, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने देख लिया, राइट। जैसे सिमिलरली हमें अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि अगर जी टेल मी हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड, तो पेंटेड कितने हो जाते हैं, 56 विल बी द पेंटेड फ्रॉम द 64, ठीक है। अब सिमिलरली यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन हम करते हैं जहां पे क्या लिखा है कि अ लार्ज क्यूब इज डिपेंड पेंट एंड टेकन आउट एंड देन डिवाइडेड इनटू 5, देन द लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 5। तो यानी हमें क्या पता है किसी भी क्यूब में लेंथ कौन सी होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है, दिस इज द लेंथ। तो ये लेंथ को हमें 5 हिस्सों में काटना है, 1 2 3 4 5। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे काट दिया, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लेंथ 5 हिस्सों में काट दी, जो कि क्वेश्चन ने बोला था हमें। और जो विड्थ है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काटो। सो 1 2 3 4, तो हमने विड्थ को 1 2 3 4 4 हिस्सों में काट दिया। एंड द हाइट को 3 हिस्सों में काटो। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड इन 3 साइड्स, 2 साइड्स, 1 साइड एंड 0 साइड, ठीक है, ये सारे। और हमें जिस तरह से पहले हमने किया था, तो सिमिलरली अगर मुझे इसका वो देखना है कि कितना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम सबसे टॉप पे जाएंगे और हम यहाँ से देखेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो टॉप में कितना है, दैट इज 5 क्रॉस 4। सिमिलरली और ऐसी कितनी लेयर्स है, 1 2 3, 3 लेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60। तो टॉप लेयर कितनी आ गई इसकी, दैट इज इक्वल टू 60। अब हम बात करेंगे इसकी 3 साइड्स की, 3 साइड्स पेंटेड। यही क्वेश्चन में पूछा है ना हमें कि 3 साइड्स बताओ, 0 साइड्स बताओ, 1 साइड्स बताओ। तो 3 साइड पेंटेड के लिए सबसे पहले हमारे को क्या है, दोबारा से देखते हैं, अगर किसी को याद नहीं हो तो दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन सबको मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया, क्योंकि ये हमारे काम लगेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम दोबारा से, ठीक है। ये हमने सारा दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने कि 3 साइड्स वो वाले हैं जो कॉर्नर क्यूब्स है, तो हमें कॉर्नर क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, इतना तो हमें क्लियर है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो जितने भी इसके कॉर्नर्स क्यूब होंगे वो 3 साइड पेंटेड है, 1 2 एंड 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 8, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे, 3 इंटू 8 नहीं, सॉरी 8 जो है, 8 इज द
थ्री साइड पेंटेड, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले बताया था कि थ्री साइड पेंटेड कौन कौन से, जितने भी कॉर्नर क्यूब्स है वो सारे के सारे थ्री साइड पेंटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज टू साइड पेंटेड। अब टू साइड पेंटेड कौन से होंगे, जो कि क्यूब्स एज पे हैं पर वो कॉर्नर्स पे नहीं है। तो इसकी देखते हैं हम, टू साइड्स वाले देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लेंथ पे देखें, अब यहाँ पे रेशो सेम नहीं है, अब यहाँ पे रेशो डिफरेंट हो गया है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एज देखना पड़ेगा। अब इसकी जो ये वाले पॉइंट है, ये और ये वाले तो इसमें नहीं आएंगे। हम जब टू साइड्स की बात करें तो ये वाले तो नहीं आएंगे। अब बच्चे कौन से, ये वाले। जब लेंथ की बात करेंगे कितने, 1 2 3 है इस वाली लेंथ में, तो यानी नीचे भी कितने होंगे, 1 2 3 3 होंगे। तो यानी लेंथ में कितने, आई कैन से, अगर मैं बोलूं इसको मैं क्रॉस करके वापस कर देता हूं। सो आई कैन से, जो टू साइड्स वाले, टू साइड्स पेंटेड में हमें सबसे पहले किसका देखा है, हमने लेंथ का देखा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे किसका, विड्थ का, और फिर देखेंगे हम हाइट का, राइट। तो हम यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टू साइड्स वाले देखेंगे। तो अगर जब मैं लेंथ वाइज देखूँ ना, तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, टू साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक लेंथ में, ऐसी लेंथ कितनी है, 4 है। सो एक लेंथ में कितनी है, 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। एक लेंथ में कितनी है, 3 है, तो आई कैन राइट 4 × 3 4 12, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। सिमिलरली अब जब मैं विड्थ की देख रहा हूँ, तो ये होगी हमारी विड्थ। अब इस विड्थ में देखो, ये वाले तो कॉर्नर्स हो गए, दीज ये नहीं होंगे, सिर्फ ये दो ही होंगे। सो हर एक विड्थ में, यानी विड्थ कितनी है हमारी, विड्थ है 4, हर एक विड्थ में कितनी है, 2 है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने हो जाएंगे, 8। अभी कितने हो गए, 20। सिमिलरली अब मैं हाइट की देखो, तो सिर्फ हाइट में, ये हाइट में कौन से टू साइड वाले, सिर्फ यही है, ये दो ये जो है, तो हर हाइट में यानी 4 × 1 में सिर्फ एक ही है, दैट इज 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। यानी टू साइड पेंटेड कितने हैं, 24। लेंथ में कितने थे, 4 × 3। सिमिलरली इसमें कितने थे, 4 × 2, और इसमें कितने थे, 4 × 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल विल बी 24। 24 कौन से, टू साइड्स पेंट्स, टू साइड्स पेंटेड, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वन साइड पेंटेड। तो वन साइड पेंटेड यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो फेसेस है पर वो एजेस नहीं है। तो फेसेस कौन कौन से, ये हमारे सारे फेसेस है। हमें पता है किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस आते हैं। अब 6 फेसेस है, और यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहली बात कहाँ गया, फेसेस बट नॉट एजेस। तो ये हो गया हमारा फेसेस बट नॉट एजेस। तो सिर्फ और सिर्फ यही बचे, 1 2 3, यानी हर फेस में 3। तो 6 × 3 कितना होता है, 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। और अब आप यहाँ पे लिख दोगे कि वन साइडेड 18 है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एक फेसेस में 18 नहीं है, हर एक फेसेस में 3 नहीं है। जैसे कि ये वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, इन दोनों फेसेस में सिर्फ 3 है। तो आई कैन राइट 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि भाई यहाँ ये वाला फेस और ये वाला फेस में कितने होंगे हमारे, सिर्फ और सिर्फ 6 होंगे, एक 3 यहाँ के 3 पीछे के। सेकंड, अब जो मैं इसकी विड्थ वाइज देखूंगा, तो विड्थ में हमें क्या पता है कि सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, तो विड्थ वाइज 2 है, तो आई कैन राइट विड्थ वाइज में 2 है, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैं जब टॉप लेयर से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, तो कितने हैं यहाँ पे, एजेस फेसेस है पर एजेस नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, एजेस हो गए। तो सिर्फ ये बचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 22। तो 22 जो है वो है वन साइडेड पेंटेड। तो वन साइडेड पेंटेड कौन कौन से, दैट इज लेंथ में कितना है, विड्थ में कितना है, और हाइट में कितना है, ठीक है। तो लेंथ में कितना था हमारा, 6 6 था, यस, दैट इज 3 × 2 इज इक्वल टू 6 था। विड्थ में कितना था, अब विड्थ में हमने लिखा है यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 6 × 3 ना, 6 × 2 दैट इज 12, और टोटल कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 20। अब हमें पता है जीरो साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले भी किया है, इस तरह से फाइंड आउट करना है हमें जीरो साइड। तो पहले तो उन सबका टोटल कर दो। अब टोटल कितना था उसका, दैट इज 60, माइनस अब इन सबका टोटल कर दो, कौन कौन से, 22 एंड 24 एंड 18। सो आई कैन राइट कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज 54, और इन दोनों को माइनस कर देंगे 6। तो 6 ऐसे क्यूब्स हैं जो कि क्या है, जीरो साइड पेंटेड है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन से आपकी क्लैरिफिकेशन इजी हो जाएगी अगर आपको पता लग गया, ठीक है। ये तो एक तरीका है किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी है जो कि आप इजीली इनसे आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। अब वो शॉर्टकट क्या है, दीज आर द शॉर्टकट्स जो आपको पेपर में इस्तेमाल करना है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। फॉर परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 64 एक एग्जांपल किया, ठीक है।
सिमिलरली हमने कौन सा किया, हमने नहीं किया, पर ये कौन सा है 125 हो गया या फिर 729 हो गया, ठीक है, ये 9 का हो गया, ये कितना हो गया, दैट इज 5 का हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जो परफेक्ट क्यूब्स है उन सब के लिए हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है कि अगर हमें दिया है कि यहाँ पे टॉप वगैरह हमें फाइंड आउट करना है, जो हम टॉप लेयर फाइंड आउट करते थे, हमने जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया टॉप लेयर, कितना फाइंड आउट किया 60, किस तरह से किया हमने, किसके हम टॉप पे गए, हमने इसका मैट्रिक्स देखा और देखिए हमने कितनी लेयर्स है। तो सिमिलरली अगर जो आपको टॉप लेयर फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जो परफेक्ट क्यूब है तो आपको n की पावर क्यूब करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n क्या है, यहाँ पे दैट इज 4, यहाँ पे n क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 9 है। तो टॉप लेयर हमारे पास इस तरह से आएगी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा होगा कि 3 साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो 3 साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सिंपली आपको 8 करना है, क्योंकि कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 ही होते हैं और वो हमेशा वही रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 साइड्स की बात करूं तो 2 साइड्स किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमें क्या पता है कि देखो जितने भी एजेस है वो सारे क्या है 2 साइड्स है बट नॉट कॉर्नर्स, तो n-2, ठीक है, 4 माइनस n-2, ठीक है। इस तरह से आप 2 साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 साइड के लिए किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 6 इज इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले है जो आपको पता होने चाहिए। और 0 साइड फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ेगा n-2 की पावर क्यूब, ठीक है। इसी तरह से आप परफेक्ट क्यूब के लिए, अब कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं भाई फॉर द नॉन परफेक्ट के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूले है फॉर नॉट परफेक्ट क्यूब, फॉर नॉट परफेक्ट क्यूब। उसमें आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे 0 साइड पेंटेड या 2 साइड पेंटेड। तो सबसे पहले जो उसकी टॉप लेयर है ना, जो भी उसका वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आपकी टॉप लेयर निकल जाएगा। दूसरा 3 साइड्स तो देखो कॉमन ही रहता है क्योंकि कॉर्नर्स तो चेंज नहीं होंगे, तो 8 विल बी द 3 साइड्स पेंटेड। टू फाइंड आउट द 2 साइड पेंटेड आपको सिंपली ये फॉर्मूला करना है कि 4 लेंथ से 2 माइनस करो प्लस ब्रेथ से भी 2 माइनस करो प्लस हाइट से भी 2 माइनस करो, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2 साइड्स के लिए। सिमिलरली फॉर वन साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2l-2 मल्टीप्लाई बाय h-2 प्लस b-2 h-2 मल्टीप्लाई बाय प्लस l-2 b-2, ठीक है। और जो सारा है वो किसी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फॉर 0 साइड्स विल बी l-2 b-2 और h-2। अब इन सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल आप PYQs में करो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी नॉन परफेक्ट है और परफेक्ट के लिए। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको क्वेश्चंस इस तरह से नहीं करने हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम में। सो सिमिलरली आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूले लगाने और डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। फॉर नॉन परफेक्ट क्यूब के लिए भी आपके पास फॉर्मूले, आप डायरेक्टली इसे निकाल लो और आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे क्या लिखा है कि अ क्यूब इज बिल्ट यूजिंग अ 64 क्यूब ब्लॉक्स ऑफ अ साइड 1 यूनिट। आफ्टर इट इज बिल्ट 1 क्यूब ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द क्यूब। द रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर आफ्टर द रिमूवल इज, ऑप्शन यहाँ पे दे दी 56, 96, 64 एंड 72। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ऑप्शन है, सबसे पहले हम करेंगे कि सरफेस एरिया क्या है इसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और कितने साइड इसके 6 इंटू 16 विच विल बी मल्टीप्लाई बाय 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया जो ओरिजिनली था, ठीक है, ओरिजिनली प्रेजेंट। आफ्टर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ये क्या है हमारे पास जो क्यूब है, ठीक है। अब ये जो हमने क्यूब लिया था ये एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक क्यूब है 64 क्यूब ब्लॉक से बना हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट आफ्टर इट इज बिल्ट, जब वो बन गया तो उसके बाद क्या किया, उससे 1 क्यूब ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर, यानी कॉर्नर से एक एक क्यूब निकाल दिया है ना। अब कॉर्नर से एक एक क्यूब निकाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि यहां से ये कॉर्नर है ना, दिस इज कॉर्नर, अब ये वाला क्यूब जो है वो निकाल दिया उसने, ठीक है। ये वाला क्यूब हर एक कॉर्नर से जो ये चीज हो रही है वो हर एक कॉर्नर में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे निकाल दिया, सिमिलरली उसने यहाँ से भी निकाल दिया, ठीक है, उसने हर एक कॉर्नर से ये क्यूब निकाल दिया। और फिर बोल रहा है कि जो न्यू सरफेस एरिया बन रहा है ना वो फाइंड आउट करके बताओ मुझे। तो सबसे पहली बात, अगर जो वो यहाँ से निकाल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये अंदरली साइड को हो जाएगा, ठीक है। और ये जब उसने यहाँ से क्यूब वो निकाल दिया है, यहाँ से भी, ठीक है। अब ये मान लो कि यहाँ से हमने सारे सारे कॉर्नर से हमने ये चीज निकाल दी। तो अब जब ये कॉर्नर नहीं था, जब ये कॉर्नर था यहाँ पे, तो पहले कितना सर्फेस था, दैट इज द 96 मीटर स्क्वायर। अब जब ये हटा दिया, अच्छा बेसिकली सर्फेस एरिया क्या होता है, जो भी आप नेकेड आई से देख रहे हो वो क्या होता है, सर्फेस एरिया होता है, ठीक है। सर्फेस एरिया क्या है हमारे पास यहाँ पे, अभी जो सर्फेस एरिया था बिकॉज ऑफ द क्यूब वाज 96, अब जब ये हटा दिया तो न्यू सर्फेस कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 2 3, जो कि उसी को रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी नो चेंज ऑफ
नो चेंज इन द सरफेस एरिया, नो चेंज इन द सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि जो हमें दिखता है वही वही हमारा सरफेस एरिया होता है। तो हमें जो पहले दिख रहा था उसमें भी 3 ब्लॉक्स थे, अब जब वो हट गए तो उसके बाद भी हमें 3 और ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो फिर चेंज तो कुछ भी नहीं आया, तो सरफेस एरिया जो था वही रहेगा 96। तो ये क्या है, देयर विल बी नो चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर जब मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिखाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वाई, तो वाई का रीजन ये है कि बिकॉज जब हमने निकाल दिया उसे, बिकॉज आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल ऑफ क्यूब्स फ्रॉम corner, every corner, from every corners, 3 new surfaces are appear, 3 new surfaces will appear, will appear, causing no surface change, no change in surface area, right, causing no change in surface area। तो यहाँ पे भी 3 मुझे दिख जाएंगे, यहाँ पे भी 3 मुझे दिख जाएंगे, तो हर एक कॉर्नर में मुझे 3 न्यू और ब्लॉक्स दिख जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये समझ आ गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मुझे आपको कराना था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 96 विल बी द आंसर। तो आपको ये क्लियर हो गया किस तरह से क्यूब्स में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मिक्सचर। अब मिक्सचर में आपको एक फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज कि क्वांटिटी ऑफ अ चीपर डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ अ डियरर या फिर कॉस्टलियर इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ अ डियरर यानी महंगा, माइनस मीन प्राइस, जो भी उसका मीन प्राइस है, डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस प्रोडक्ट कॉस्टलियर यानी प्राइस ऑफ अ कॉस्टलियर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, ये इट्स अ क्वांटिटी चीपर, ये क्या है, डियरर, डियरर या फिर आप बोल दो इसको कॉस्टलियर, ठीक है, कॉस्टलियर। ये क्या हो जाएगा हमारा मेन प्राइस, मेन प्राइस, और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट या फिर प्राइस ऑफ डियरर प्रोडक्ट, डियरर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्राइस ऑफ चीपर, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला है जिससे कि आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दे आर द टू वेराइटीज ऑफ अ शुगर, दे आर द टू वेराइटीज ऑफ अ शुगर इज प्रेजेंट अवेलेबल, या प्रेजेंट या अवेलेबल, वो भी 2 तरह के बैग्स में। जो पहला बैग है वो कितना है, 20 रुपए का मिलता है फॉर 1 kg, एंड सेकंड बैग में क्या है 30 रुपीज का मिलता है फॉर 1 kg। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, वी नीड टू टेक अ शुगर, ठीक है, यहाँ पे वी नीड टू टेक अ शुगर, वी नीड टू टेक अ शुगर from both the bags, from both the bags, and then bag and then mix and produce, mix and produce mixture at mean price। तो बेसिकली क्या किया, कोई भी शॉपकीपर है, मान लो वो आप ही हो, आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने 20 रुपए किलो की चीनी का एक बैग ले लिया और एक 30 रुपए किलो का चीनी का बैग ले लिया, और अब आपने क्या किया, आप घर आए और घर आके आपने क्या कर दिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, 1 किलो का ही मिक्स किया होगा या 2 किलो का मिक्स किया होगा। तो आपने 1 किलो का अगर जो मिक्स किया है तो आपने क्या किया कि 20 किलो का भी इसमें थोड़ा सा डाला और 30 किलो का भी थोड़ा सा डाला। अभी बोल रहा है कि उन दोनों का प्रोपोर्शन क्या होगा या फिर उन दोनों की रेशो क्या होगी जिसमें कि उन दोनों को मैं मिक्स करूंगा और फिर मैं उससे प्राइस निकालूंगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है वो मिक्सचर, उस मिक्सचर का जो भी प्रोड्यूस हुआ मिक्सचर उसे हमें फाइंड आउट करना है। और मान लो यहाँ पे मिक्सचर एट अ मीन प्राइस, मीन प्राइस इज गिवन, सपोज वो दे दिया हमें 24 रुपीज पर केजी, राइट, इस पे हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली 2 शुगर है तो हमें एक 30 kg वाला लेना है, ठीक है, एक 30 रुपीज पर केजी वाला लेना है, और दूसरा कितना लेना है 20 रुपीज पर केजी वाला लेना है, ठीक है। तो एट द मीन प्राइस ऑफ 24 हो गया। सो लेट्स काउंट, 21 यहाँ पे लिख सकते हैं, 22, राइट, 23, 24 हो गया, 25 ये ऑलरेडी लिखा है, 26, 27, ठीक है, 28 एंड 29। तो ये हो गया हमारा क्या, इसके जो भी प्राइस रेंज में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा, कितना होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 kg। सिमिलरली ऊपर से हम काउंट करेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, 6 kg, ठीक है। सो अगर जो मैं बाय करूंगा, इफ आई इन्वेस्ट, जो मैं पैसे लगाऊंगा यानी 6 kg का, अगर जो मैं 20 रुपए वाला लूं तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, प्लस 4 kg मैं 30 का लूं मिक्स करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 30 kg, 30 रुपीज पर केजी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 + 4, दैट विल बी एंड अप टू द 24 kg, 24 रुपीज पर केजी। ये क्या हो गया मेरा इन्वेस्टिंग मनी, जो मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड, ठीक है। तो बेसिकली हमें तो ये फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों की क्वांटिटी का हम लोगों को रेशियोज निकालने हैं।
कि हमने 20 वाला कितने का लिया और 30 वाला हमने कितने का लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, रेशियो हमारे पास 6:4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये रेशियोज क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने मिक्सचर का भी जो फॉर्मुला किया है, अगर हम उस फॉर्मुले में इसे डालें तो हमें क्या पता है कि हमें दो निकालना है। तो एक चीपर वाला हो गया, ऊपर चीपर वाला आता है, नीचे आता है महंगा वाला, ठीक है। और सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है महंगे वाला। तो महंगे वाला कौन सा है, 30 माइनस हमें मीन प्राइस कौन सा है, 24 डिवाइडेड बाय 24 माइनस अब जो सस्ते वाला है दैट इज 20, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 6:4, ठीक है। द फर्स्ट मेथड, ये क्या है हमारा सेकंड मेथड। तो 6:4 और 6:4 को मैं, अगर मैं 6:4 को और भी किसी तरह से लिखूं 3:2, ठीक है, या फिर मैं लिखूं 1.5:1, या फिर मैं लिखूं 15/10, इस तरह से लिखते हैं ना 15/10, या मैं लिखूं इसको 12/8। तो इन सब का मतलब क्या है, दीज आर द इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज। देखो आंसर तो हमारा आ गया, दैट इज 6:4। अगर जो आप 20 को 6 रेशियो के साथ वो करोगे और 30 को आप 4 किलो के हिसाब से लोगे और उन दोनों का मिक्सचर बनाओगे, तो आपके पास एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट आएगा जिसका मिक्सचर क्या, जिसका मीन प्राइस कितना होगा, 24 रुपीज, ठीक है। तो सिमिलरली ये इक्विवेलेंट रेशियो है। तो ये फॉर्मुला आपको पता लगा किस तरह से आप इस फॉर्मुले को डायरेक्टली अप्लाई करो, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में आए तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस फॉर्मुले का इस्तेमाल करके आप रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वली एप्लीकेबल है फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया या परसेंटेज हो गया, अगर परसेंटेज में वैल्यूज होगी तो उसमें भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फॉर्मुला है ये, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मुला, आप कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेशियोज निकाल दिया और 24 कर दिया। ये फर्स्ट मेथड है, ये हमारा कौन सा है, एक सेकंड मेथड है, राइट। तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन की, ये फॉर्मुले की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये फॉर्मुले आपको बहुत जगह में इस्तेमाल आएगा, ठीक है। जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर में बेसिकली तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोतल 1 and 2 कंटेन अ वाइन, ठीक है, ऑफ अ कंसंट्रेशन 62% एंड 82% रेस्पेक्टिवली, यानी बोतल 1 कितनी कंसिस्ट करती है 62 एंड सेकंड 82। सम कंटेंट इज टेकन आउट फ्रॉम बोथ द बॉटल एंड मिक्स इन थर्ड बॉटल, यानी तीसरी बॉटल में उसे मिक्स किया, सच दैट द जो 3 है वो कंटेन करती है 74% ऑफ कंसंट्रेशन एंड बॉटल 3 इवेंचुअली फाइनली कंटेन अ 45 लीटर फुल। हाउ मच इज टेकन आउट फ्रॉम बॉटल 1 and 2। तो बेसिकली हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं कि वो कितनी, सॉरी नॉट रेशियोज, हमें फाइंड आउट करने क्या कि बॉटल 1 से कितना लिया और बॉटल 2 से कितना लिया। तो आपको पता है कि फॉर्मुला आपको इजीली आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को कॉस्टलियर वन देखनी पड़ेगी, द क्वांटिटी ऑफ अ कॉस्टलियर एंड द डियरर। तो हमारे को क्या है, प्रोडक्ट ऑफ उसकी कितनी है 82%, सो आई कैन से 82, ठीक है, माइनस और यहाँ पे क्या बोला है कि 70, जो बॉटल 3 है वो कंसिस्ट करती है 74, सो आई कैन से ये 74 क्या हो जाएगा, मीन प्राइस हो जाएगा 74 माइनस और क्या है लास्ट 62, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/3, तो 2x 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कंसंट्रेशन एंड द बॉटल 3 इवेंचुअली कंटेन अ 45 लीटर फुल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ कॉस्टलियर वन प्लस क्वांटिटी ऑफ डियरर वन विल बी इक्वल टू 45 लीटर, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है कि कॉस्टलियर प्लस डियरर के जो रेशियोज है, अगर जो दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x विच विल बी इक्वल टू 5x, इस तरह से होगा। तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको x मानूँ और इसको भी मैं, चलो इसको मैं y मानता हूँ, इसको भी मैं y मानता हूँ, तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तो 45 इज इक्वल टू 5x, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, x विल बी इक्वल टू 9, ठीक है, x क्या हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर जो x मेरे पास 9 हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज फॉर द कॉस्टलियर, और जो डियरर था यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 2x था और यहाँ पे क्या था 3x था। लेकिन अगर जो 9 आ गया तो क्या हो जाएगा, दैट इज 18, क्योंकि x की जगह पे आप 9 डाल दोगे ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 27 लीटर। तो यानी अगर जब मैं उसकी बात करूँ, अगर जब मैं इसकी बात करूँ, आई कैन राइट कि बॉटल 1 में 62% था वाइन, ठीक है, तो वो कितनी थी, वो 9 लीटर की थी। और जो बॉटल 2 की हमने ली थी उससे कितनी ली थी, 62%, 82% था, तो हमने कितना लिया था उससे, दैट इज कितना 9 लीटर लिया था, यहाँ से कितना 18 लीटर। तो इससे हमने 9 लीटर लिया, इससे हमने 18 लीटर लिया, ठीक है, राइट। यहाँ से कितना लिया हमने, यहाँ से हमने 2x लिया बॉटल 1 से और यहाँ से 3x लिया, टोटल कितना हो जाएगा 5x, और ये टोटल कितना है 45 लीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से हमने 9 लीटर लिया और यहाँ से हमने 18 लीटर लिया। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली यही दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि हमने खाली बोतल में कितना लिया B1 प्लस B2, ठीक है। ये क्या है इनकी, ये हमारी क्या है एक्चुअल कंसंट्रेशन, जो उनकी एक्चुअल कंसंट्रेशन थी, और मिक्स करने के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, दैट इज 74%। 74 थी कि 72 थी, 74 थी। तो 74 कंसंट्रेशन से हमने यहाँ पे क्या बना दी, एक नई वाइन बना दी। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि इन दोनों में कितने कितने हमने मिक्सचर निकाले। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 9 and 18 विल बी द आंसर। अब जो नेक्स्ट है वो भी एक फॉर्मुला है जो कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज द रिप्लेसमेंट फॉर्मुला, रिप्लेसमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर अ गेट, गेट में आते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉर्मुला बेसिकली क्या है,
द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क लेफ्ट आफ्टर nth ऑपरेशन। अभी मैं समझाता हूँ ये किस तरह से आएगा, पर अभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द nth ऑपरेशन, इनिशियली कितना था, इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिल्क IQ से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो मैं IQ से रिप्रेजेंट करूंगा इसको, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, और आई कैन राइट, इनसे कॉमन ले लो a, आई कैन से 1 माइनस b अपॉन a, ठीक है। अलग अलग लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n। तो इस तरह से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे a क्या है, यहाँ पे हमारे पास a है हमारे पास इनिशियली कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है, और b क्या है, क्वांटिटी टेकन आउट, अभी समझाता हूँ मैं, टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एवरी टाइम, और n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन रिप्लेसमेंट, राइट। और ये वैलिड किसके लिए, वैलिड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह से सोचो कि आपके घर में क्या आता है, रोज आता है दूध, है ना, पर आपको नहीं पता उस दूध में कितना दूध है या फिर कितना पानी है, ठीक है। इसी तरह से आप अंडरस्टैंड करो। तो मान लो कि आप एक दूध वाले हो, ठीक है, और आपके पास, आपने अपनी गाय से दूध निकाला तो 100 लीटर उसमें क्या है, दूध है, और अभी उसमें पानी कितना है, 0 है, ठीक है। अब उसने कुछ चालाकी की, उसने बोला कि 10 लीटर में से निकाल लेता हूँ, 10 लीटर प्योर दूध, 10 लीटर प्योर दूध उसने निकाल दिया, ठीक है, टेकन आउट, ठीक है। और उसने 10 लीटर उसने निकाल दिया, और 10 ही लीटर उसने पानी भी जोड़ दिया, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना उसने निकाला उतना ही वापस डाल दिया। लेकिन अब उस केस में जो दूध है वो कितना हो जाएगा, 90 लीटर दूध हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर, और इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, अभी पूरा ही है, ठीक है। सिमिलरली अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि अब मैं 10 लीटर तो मैंने निकाल दिया, अब पूरा है वो, अब इसकी जो रेशियोज है, अच्छा यहाँ पे अभी हमें रेशियो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी। तो रेशियोज में क्या आ जाएगा, ये चाहिए क्या है, दिस इज द रिमेनिंग, कि दूध हमारे पास कितना बच गया, 90 हमारे पास दूध बच गया, और 10 हमारे पास पानी है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगी, मिल्क अपॉन वाटर की रेशियो इन द फर्स्ट केस क्या हो जाएगी, 9/1। इतना क्लियर है, ठीक है। अब उसने बोला, अब उसने देखा कि अभी भी क्या हमारे पास है, 100 लीटर है, तो उसने बोला कि अभी बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 10 लीटर और निकाल देता हूं। यहाँ पे क्या है, हमने टेकन आउट 10 लीटर, ठीक है, और 10 लीटर उसने यहां से निकाला था। सिमिलरली अब ये रेशियोज होगी, अब ये रेशियोज क्या है इसकी, 9:1, यानी किसी भी मिक्सचर में अब जो पानी है और जो मिल्क है वो 9:1 पे है, ठीक है। अब इसने इस पूरे मिक्सचर से 10 लीटर बाहर निकाल दिया, अब 10 लीटर बाहर निकाल दिया तो मिल्क का कितना हो जाएगा, मिल्क का कितना लीटर हो जाएगा, मिल्क का उसने -9 निकाला, और वाटर का कितना बच जाएगा उसके पास, -1, ठीक है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ पे मैंने मिल्क और वाटर लिखा है, और जो मिक्सचर है, जो भी वो विड्रॉ कर रहा है ना, हमारा मिल्कमैन, वो हमारा विड्रॉ कर रहा है मिक्सचर से। तो जब उसने पहली बार निकाला, तो पहली बार में तो हमें क्या पता था कि 100 के 100% ही क्या है, मिल्क है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि माइनस टेकन आउट, और प्लस पानी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 9:1 पे हमारे पास गेम आ चुकी है। अब जो भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 9 है, और जो वाटर की क्वांटिटी है वो 1 है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अच्छा ऐसा है, तो मिक्सचर से फिर से मैंने 10 लीटर निकाल दिया। तो अब जब वो 10 लीटर निकालेगा ना, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि -10 लीटर फ्रॉम हियर, ऐसा मत लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब रेशियोज में बढ़ चुके हैं। सो अगर जो मैं बोलूं कि मैंने 10 लीटर इससे बाहर निकाला, तो मिल्क का कितना निकला, दैट इज -9 मिल्क हमारे को मिक्सचर से बाहर निकला, और -1 पानी हमारे को बाहर निकला। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1 9, ये 9 हो जाएगा। और टोटल कितना है, अगर जो मैं इसका टोटल करूं, +9 इज टू 90। तो अब उसने देखा कि अब तो ये कम लग रहा है मिक्सचर, तो उसने और ऐड कर दिया 10 लीटर पानी। अब उसने प्योर 10 लीटर पानी ऐड किया है, इसलिए हम यहाँ पे प्योर पे 10 लीटर लिख रहे हैं। अब ये टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 100। अब वो खुश है कि हाँ अब टोटल वॉल्यूम जो है मेरे पास, जितनी बाल्टी थी वो उतनी की उतनी रही है। पर अब जो रेशियो है वो कौन सी रेशियो है, 9:1। अब रेशियोज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 81 है, और ये कितना है 19। तो अब रेशियो में चेंज कितना आ गया, 81/19 जो है हमारी मिल्क और वाटर की रेशियो होगी।
इतना क्लियर हो गया? जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं 81 81 19, चलो कोई बात नहीं, इतना ये इस तरह से लिखो। अब उसने बोला कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लीटर और निकाल देता हूँ किसी मिक्सचर से, ठीक है। बड़ा ही शैतान था, उसने और निकाल दिया 10 लीटर, उसने 10 लीटर और निकाल दिया। तो ये सोचो कि मिल्क से कितना निकलेगा और वाटर से कितना निकलेगा। किया तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने 10 लीटर दोबारा से निकाला, तो देखो अब मैं हाथ डाल के दूध में तो इन दोनों के मिक्सचर को अलग नहीं करूंगा। अब वो जिस भी प्रोपोर्शन में, जैसे हमने पहले किया, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने देखा कि 100 लीटर है, तो हमने अब उसको हम 10 लीटर निकाल दिया दूध और 10 लीटर हमने ऐड कर दिया दूध पानी। और जब हमने इन दोनों को दोबारा से हमने 10 लीटर इससे बाहर निकाला, तो जो भी मिक्सचर था ना, उस मिक्सचर में अब 90 लीटर जो है वो दूध है और 10 लीटर पानी है। अब मैं हाथ डाल के उन दोनों को नहीं निकाल सकता हूँ, अलग अलग नहीं निकाल सकता हूँ, तो वो सेम ही प्रपोर्शन में उस जग में आएंगे जिससे कि आपने दूध निकाला है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे निकाला दैट इज 90/10, तो हम क्या लिख रहे हैं 90 10 लीटर निकालना है, 10 से 10 लीटर निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 1। सिमिलरली फॉर द 81/10, क्योंकि 10 लीटर से निकाल रहे हैं, और 19/10 विच विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8.1 और -1.9, क्योंकि हम दोनों से क्या निकाल रहे हैं 10-10 लीटर निकाल रहे हैं, जिनका टोटल क्या हो जाएगा दैट इज 72.9। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, इट इज रिमेनिंग 72.9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 17.1। अब उसने देखा कि ये तो प्रपोर्शन पूरा हो नहीं रहा है, तो उसने ऐड कर दिया और 10 लीटर, ठीक है। और 10 लीटर जब उसने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे टोटल कितना जाएगा 72.9, और यहाँ पे कितना है 27.1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारा का सारा किस पे हो रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कि यहाँ पे भी उसने कांस्टेंट वॉल्यूम लाने के लिए दोबारा से ऐड किया 100, और यहाँ पे भी दोबारा से उसने ऐड किया 100, ताकि पूरा कितना हो जाए 100 हो जाए, ठीक है। और यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन मैं बोलूँ कि आपको बाय फॉर्मूला करना होता तो वो ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। इस तरह से आप नहीं कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूले से क्या पता है हमारे को कि मिल्क लेफ्ट, सबसे पहली बात मिल्क लेफ्ट आफ्टर nth ऑपरेशन, ये हमें निकालना होता है, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है IQ 1 माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, n, यही होता है। और अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है क्या, मिल्क लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। मिल्क लेफ्ट यहाँ पे क्या है nth ऑपरेशन। अब आपके जितने भी ऑपरेशन होंगे ना, आप उसको ऐसे करके लिखोगे, फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, इस तरह से लिखोगे। तो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन लिया, जहां पे हमें क्या पता है कि इनिशियली कितनी क्वांटिटी थी, इनिशियली दूध की, इनिशियली जो क्वांटिटी थी वो तो 100 थी जब हमने सबसे पहले देखा, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। अच्छा, जो फॉर्मुला है वो तो आपको पता ही है ना, फॉर्मुला क्या है, दिस इज द फॉर्मुला, यहाँ पे फॉर्मुला लिखा था मैंने, क्या लिखा था मैंने, कि जो भी क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क है बची हुई, कोई भी nth ऑपरेशन के बाद डिवाइडेड बाय IQ इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर जो IQ को ऊपर ले आए, तो IQ यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या लिख सकता हूँ IQ 1 माइनस बी अपॉन n, यही हमारे पास फॉर्मुला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमने लिखा हुआ था ना, पहले ही लिखा है हमने सारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मिल्क लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन, तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद कितना बचा है, सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी कितनी है उसकी 100, उसकी इनिशियल क्वांटिटी है 1 माइनस बी, क्या था यहाँ पे कि जो भी क्वांटिटी हमने रिप्लेस की है बाय वाटर, क्वांटिटी रिप्लेस्ड बाय अ वाटर। तो यहाँ पे हमने कितनी की थी 10 लीटर, सो आई कैन से 10 लीटर, इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी 100 थी, और ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन जो हमारा था दैट इज 1, तो टोटल कितना हो जाएगा दैट इज 100 इंटू 0.9, 90 लीटर विल बी द मिल्क लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन। इसी तरह से आप सेकंड ऑपरेशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सेकंड ऑपरेशन के लिए तो ये सारा सेम हो जाएगा। सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी उसमें, इनिशियल क्वांटिटी थी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, अब ये कितना था, ये 10 था डिवाइडेड बाय 100, इनिशियल क्वांटिटी तो 100 ही थी ना, पहले से कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी 100 है, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड ऑपरेशन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी यही सेम होगा 100 1 माइनस 10 अपॉन 100 और उसकी पावर n। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना 0.9 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 0.9 का क्यूब, जिसको क्या लिख सकते हैं आप 72.9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 81, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मुले से आप इन सब का इस्तेमाल करना अगर आपको मिल्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बट ये यहाँ पे कैच क्या है, ये सिर्फ वैलिड है फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर जी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर जी नॉन कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो गया आपका वैलिड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब केस है कौन सा कि व्हेन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, तो उस केस में किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जहां पे फॉर्मुला भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जहां पे और सारे केसेस हो सकते हैं। अच्छा, तो जो फर्स्ट मेथड था ना हमारा इसका, जैसे हमने ऊपर निकाला है फर्स्ट मेथड, तो उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर द नॉन कांस्टेंट वैल्यू
हमें क्या पता है, अ मिक्सचर, अच्छा क्वेश्चन है, अ मिक्सचर इज 40 लीटर कंटेनिंग अ मिल्क वाटर इन अ रेशियो 3:5 फ्रॉम द मिक्सचर 8 लीटर वाज विड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ द वाटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ अ मिल्क एंड वाटर। अच्छा मिल्क एंड वाटर क्या हमारे को रेशियो फाइंड आउट करना है इन द केस जहां पे 40 लीटर का क्या है पूरा मिक्सचर है, यानी मिक्सचर का क्या है, यानी जो मिक्सचर है वो है हमारा 40 लीटर का। इतना क्लियर हो गया। और 40 लीटर में क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ मिल्क रहेगा, मिल्क की कोई क्वांटिटी रहेगी और वाटर की क्या क्वांटिटी रहेगी, तो वो रेशो हमें पहले ही दे दिया 3:5, ठीक है 3:5। अब हमें बोला है कि फ्रॉम द मिक्सचर, अब मिक्सचर से मैंने 8 लीटर वॉज विड्रॉन। अच्छा मिक्सचर बेसिकली कितना है 40 लीटर है और उसमें दूध कितना है 3, और अब उसने क्या बोला कि 40 लीटर में से फ्रॉम द मिक्सचर मैंने 8 लीटर निकाल दिया, तो 3/8 जो कि बराबर किसका हो जाएगा 15 के। यानी दूध कितना निकला, दूध निकला है उसका, अगर जो उसने 8 लीटर निकाला तो दूध जो है उसमें बेसिकली कितना है 5 है उसमें दूध, ठीक है। अगर जो उसमें 5 है दूध, सो 15 है उसमें दूध, और बेसिकली क्या है दूसरा क्या है वाटर। अब वाटर कितना है, आई कैन से 5/8 इंटू 40, पहले तो इन सब की क्या है क्वांटिटी है, इन सब की क्वांटिटी देख लो 15 दैट इज इक्वल टू 25। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है वाटर की 25 इसकी तो क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने कि मैंने फ्रॉम द मिक्सचर मैंने 8 लीटर वॉज विड्रॉन, तो उसने 8 लीटर निकाल दिया है, तो 8 लीटर निकाल दिया तो वो किस प्रोपोर्शन में होगा, जैसे 3 + 5 कितना है दैट इज 8, तो मिल्क कितना निकलेगा, यहाँ से मिल्क निकलेगा -3 और यहाँ से वाटर कितना निकलेगा दैट इज ऑल्सो -5, ठीक है। तो इफ टेक, अगर जो उसने कितना लिया, इफ टेक 8 लीटर इज आउट, अगर 8 लीटर उसने लिया, ठीक है। सिमिलरली उसने 8 लिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15 -3 कितना होता है 12, हाँ रेशो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और फिर बाद में क्वेश्चन में क्या बोला था कि फिर उसने रिप्लेस किया है बाय 4 लीटर ऑफ वाटर, उसने 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है तो प्लस 4 लीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12:24। अब 12:24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 लीटर ना होके मान लो कुछ और लीटर होता है, ठीक है, तो हम किस तरह से इसे फाइंड आउट करते हैं, तो मान लो कि मिल्क और वाटर जो हमने यहाँ पे लिखा था मिल्क एंड वाटर, ठीक है, हमारे पास कितना कितना था हमने निकाल दिया था 15 था मिल्क और यहाँ पे कितना 25। अब क्वेश्चन हमें बोलता कि 8 लीटर ना होके उसने निकाल दिया 10 लीटर, तो फिर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम उसका, तो अगर जो 10 लीटर निकाला होता ना तो हमें क्या पता था कि मिल्क किस रेशो में 3, 8 लीटर मल्टीप्लाई बाय निकाला कितने उसमें 10 लीटर, तो हमारे टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल आ जाएगा दैट इज -5 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 10 लीटर, ठीक है। फिर इनका कैलकुलेट करके आप आंसर निकाला। दूसरा, अगर जो मान लो उसने 10 लीटर ना बोल के उसने 12 लीटर बोला होता कि 12 लीटर मैंने उस मिक्सचर से जो अभी मैंने पढ़ाया उस मिक्सचर से 12 लीटर निकाल दिया, तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते थे हम कि मिल्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे को क्या पता है कि -3 डिवाइडेड बाय 8 है ना मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। सिमिलरली फॉर 5/8 मल्टीप्लाई बाय 12, अगर जो 12 लीटर उसने आउट निकालना होता, और यहाँ पे कितना था 8 लीटर था, तो 8 लीटर निकालने के लिए हमने डायरेक्टली कितना आ गया 3 और 5, कैसे आया यहाँ पे देखो -3/8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे कितना था -5/8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि क्या हो गया -5 आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने 8 लीटर निकालने को बोला है, तो निकालने को बोला है तो मैं -5 लिखूंगा, यहाँ से -5 इस रेशो में होगा, क्योंकि देखो कोई भी मिक्सचर है उस मिक्सचर में जो दूध होगा और पानी होगा उसके पहले ही रेशो दे दिए 3:5। अब उसने बोला कि मैंने 8 लीटर निकाला है, अच्छा तुमने 8 लीटर निकाला है तो मुझे ये बताओ कि जो रेशो है इस पूरी रेशो में देखो -5/8 मल्टीप्लाई बाय, अब उस पूरी रेशो में कितना निकला है हमारा, जो पानी निकला है वो कितना निकला 5 निकला है, तो यहाँ पे -5 निकला है अपॉन 8, जो भी पूरा रेशो था उस पूरे रेशो में से -5 निकला है और मल्टीप्लाई बाय कितना जो भी हमने निकाला है दैट इज 8 लीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया -5 आ गया, ठीक है। अगर जो कांस्टेंट ना हो तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लो, राइट है नोट पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 3:5 है ना, इफ रेशो is being added up is being added up added, it will tell us in how many या फिर how much volume the mixture contain the ratio, that is 3 + 5 कितना था 8 लीटर, राइट। अब ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे, जो कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी था और दूसरा नॉन कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी था, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगा। तो ये हमारा क्या है दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अलॉय 1 कंटेन करता है गोल्ड और कॉपर, वो भी रेशो 3:4 में। फिर उसने दूसरा अलॉय लिया और फिर कहा कि वो वहां पे कंटेन करता है गोल्ड एंड कॉपर और उसकी रेशियोज कितनी है 2:3 है। और यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल मासेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल मासेस ऑफ अलॉय 1 एंड अलॉय 2। उसने अलॉय 1 लिया और अलॉय 2 लिया ऑफ इक्वल मासेस, यानी एक अगर जो 45 है तो दूसरा भी 45 kg का ही होगा अलॉय, ठीक है। और उन दोनों को मेल्ट किया
और अब ये हमसे पूछ रहा है कि अब इनकी रेशियोज बताओ, गोल्ड और कॉपर की, जो नया अलॉय बना है उसकी रेशियोज बताओ। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लो कि जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, वेन एवर इक्वल मासेस, कहीं भी क्वेश्चन में आपको क्या लिख के है, इक्वल मासेस, तो वहां पे क्या लेना है, टेक एलसीएम। ठीक है, टेक एलसीएम, ये एलसीएम है यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या बताया, 3:4, 3:4, ये पहला अलॉय है, फर्स्ट अलॉय है। क्वेश्चन में देखो अलॉय 1 कंटेन 3:4, 3:4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 किलो। अरे भाई इन दोनों को प्लस कर दो ना, तो 7 kg हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं अलॉय 2 की बात करूंगा, तो अलॉय 2 में क्या है, 2:3 है, 2:3 क्या हो जाएगा, 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 kg। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि इसने अलॉय 1 भी लिया, अलॉय 2 भी लिया, ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मासेस। अब इक्वल मासेस लिया है तो हमें पता है एलसीएम निकालना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एलसीएम ले तो ले किसका, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे आप। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को निकाला। तो 7 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 35, 35 विल बी द एलसीएम। अच्छा, अब मुझे फाइंड आउट करना है न्यू जो अलॉय बना है उसकी क्या रेशियो है, वो फाइंड आउट करना है मुझे, न्यू अलॉय के क्या रेशियो है। तो डेफिनेटली 35 है। तो अगर जो मुझे इसे 35 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इक्वल मासेस करना है ना। अभी देखो ये 7 और 5, 7 और 5 क्या बराबर है, नहीं, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 5 और 5 इंटू 7, अभी टोटली सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 4 20, 7 5 35, 7 2 14, 7 3 21 और 7 5 35 kg। अब जो तुमने क्वेश्चन में पढ़ा था दैट इज कि इक्वल मासेस लिए, तो अब आपने इक्वल मासेस भी ले लिए। अब हमें बोला है कि अब जब तुमने इक्वल मासेस ले लिए तो अब मुझे रेशियोज बता दो, इसकी रेशियोज बताओ गोल्ड की एंड कॉपर की। तो बस हमें सिंपली प्लस करना है, हमें इन दोनों की रेशियोज मिल जाएंगे। तो ये रेशियोज क्या हो जाएंगे यहाँ पे, दैट इज 29 का 1, और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 70 kg। ठीक है, तो इन दोनों के न्यू रेशियोज, और ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरह से किया। अगर जो क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है। तो 5:10, 5:10 दे दिया, 6:11 दे दिया आपको ऑप्शन में। ठीक है, 7:13 दे दिया और 9:13 दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2 अलॉयज है ए एंड बी जो कंटेन करते हैं गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो 2:3, 3:7 रिस्पेक्टिवली बाय द मास रिप्रेजेंटेशन। इक्वल masses of alloy A and B are melted to make an alloy C. The ratio of gold and copper in alloy C is, अच्छा हमें इसमें भी वही फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या बताया, डेफिनेटली इक्वल मासेस है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो अलॉय 1 है, अलॉय 1 है दैट इज 2:3, राइट। जो अलॉय 2 है वो क्या है, वो है 3:7। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, दैट इज 5 kg हमने अलॉय 1 का लिया, और 3 + 7 कितना होता है, 10। इसका हमने कितना लिया, इसका हमने 10 kg लिया। और मुझे क्या पता है, जब हम इक्वल मासेस की बात करते हैं तो मुझे एलसीएम लेना पड़ता है, वो भी इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस की। तो 5 10, जिसका क्या हो जाएगा 5 10। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, हो जाएगा 4 6 10, ठीक है, हो जाएगा 3, ये तो सेम ही हो जाएगा 3 7 और 10। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन में जो बोला था दैट इज द इक्वल मासेस, तो हमने फाइंड आउट कर दिया उसका इक्वल मासेस, कि हम इक्वल मासेस ले रहे हैं दोनों में। टोटल कितना हो जाएगा 20। बस डेफिनेटली इन दोनों को हमें प्लस करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7:13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। तो क्लियर हो गया किस तरह से हम इनको लेंगे। अगर हमें बोलेगा इक्वल मासेस में, या फिर कुछ फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, जो मिक्सचर में आपको मैंने बताया सारे फॉर्मुलेज, वो इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस। अब आप पीवाई यूज करोगे अगर से, तो आपका इजीली सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। ये सारे उनसे ही रिलेटेड है। बाकी तो और आपको पता ही है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज्यादा आप आगे तक जाओगे। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रेशियो। रेशियो का जनरली दिखाया किस तरह से जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका बेसिकली मीन क्या है कि A/B, ठीक है, या फिर आप इसको A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो का यही है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो रेशियो है ना, रेशियो इज अ वे, ये क्या है, इट्स अ वे टू कंपेयर टू, या फिर दो, या फिर क्वांटिटीज को, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जो मैं एक एग्जांपल से बोलूं कि मान लो आपके पास 2 एप्पल्स है ना, और 3 ऑरेंज है। 2 एप्पल है और 3 ऑरेंज है आपके पास। तो अगर जो मुझे पूछे कि एप्पल टू ऑरेंज का रेशो, टू ऑरेंज का जो रेशो है, ऑरेंज का रेशो है, तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिख दिया। अगर जब मैं कॉलन में लिखूं तो 2:3। या फिर जिस तरह से अगर जो वर्ड्स में है, तो वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं हम, 2 लगा के किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लो कि आपको बोला है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बैग है, वो कंटेन करता है, बैग कंटेन
रेड और एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू मार्बल कंटेन करता है, ठीक है, इन द, और रेशो भी देती है, इन द रेशो 3:5, 3:5, if there are 24 more blue marbles than the red marble, then the red marbles, तो यहाँ पे लिखा है कि how many marbles are there, how many marbles are there in total, are there in total। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक बैग है जो कंटेन करता है रेड एंड ब्लू मार्बल को इन द रेशो 3:5, और बोला है कि इफ देयर आर 24 मोर ब्लू मार्बल, 24 मोर ब्लू मार्बल देन द रेड मार्बल, और हमें फाइंड आउट करना है कितने टोटल मार्बल है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रेशो का। तो ये सबसे पहले क्या है, हम लिख सकते हैं कि द रेशो ऑफ, अगर जो मुझे बताना है द रेशो ऑफ रेड मार्बल, ठीक है, रेड मार्बल टू ब्लू मार्बल, वो क्या है, तो वो 3:5 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट्स गिवन, इफ द क्वेश्चन इज गिवन। और यहाँ पे क्या बोला है, इसका मतलब क्या है, इस रेशो का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर एक एवरी 3 रेड मार्बल पे, 3 रेड मार्बल्स पे, यहाँ पे देर आर 5 ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल। यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक 3 रेड मार्बल पे 5 ब्लू मार्बल्स है, इस रेशो का ये मतलब है। तो अगर जो मैं इनको अगर जो वेरिएबल्स असाइन करूं तो मैं बोल सकता हूँ कि 3x और 5x, ये मैं लिख सकता हूँ। और क्वेश्चन में हमें क्या किया है कि 24 मोर ब्लू मार्बल है, यानी 5x कितने, पहले तो ब्लू मार्बल कितने 5x, और यहाँ पे क्या लिखा है देयर आर 24 मोर ब्लू मार्बल देन द रेड मार्बल। तो 24 यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x प्लस 24, इस तरह से लिख सकता हूँ, जहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। x की वैल्यू कितनी आएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 12, 5 × 12, which can be written as 36 plus 60, और टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 96। तो टोटल कितने आ गए 96। तो इस तरह से अगर जो हमें रेशियोज की क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप इजीली उन्हें टैकल कर सकते हो बाय इजीली नोइंग कि ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है, सिंपल सी बात है, राइट, जिसमें दो क्वांटिटी को ये कंपेयर कर रहा है, बस दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ अ रेशियो। क्या बोला मैंने कि अगर जब मैं बोलूँ कि रेशियो, रेशियो क्या है, रेशियो इज अ वे टू कंपेयर, इज अ वे टू कंपेयर two or more quantities, बेसिकली क्या क्या शो करता है, इट शोज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज रिलेटिव टू अदर, राइट। जिस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ए रेशियो बी, सो आई कैन से ए रेशियो बी, जब मैंने बोला तो मैंने बोला कि देखो हमें फाइंड आउट करना है इसका कंपैरिजन, तो एप्पल इन द कंपैरिजन विद द ऑरेंज कितना है, तो हमने लिखा 2:3। और ये तीन तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, क्या है, यूजिंग अ कॉलन, सबसे पहले क्या है, यूजिंग अ कॉलन को इस्तेमाल करो, या आप किस तरह से करो, एज अ फ्रैक्शन लिखो, एज अ फ्रैक्शन लिखो, या फिर आप लिखो एज अ वर्ड, विद द वर्ड लिख दो, विद द वर्ड, और वर्ड क्या है वो 2, फॉर एग्जाम्पल 2 2 3, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। बेसिकली कई बार क्वेश्चन में ना एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट करके भी लिखा क्या आता है, तो जो ए रेशो बी है ना, आप इसमें पता क्या कर सकते हो कि जो ए है, यहाँ पे जो ए है इसको आप लिखो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, और बी होता है हमारा कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। अब मैंने ये दो वर्ड इसलिए बताया क्योंकि कई क्वेश्चंस में इस तरह से भी लिखा जाता है कि इफ यू हैव बीन गिवन द एंटीसीडेंट, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया और कॉन्सिक्वेंट आपको 3 दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंटीसीडेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बाय द रेशियोज। अब बात करते हैं प्रपोजन, या प्रपोजन से पहले हम एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं रिलेटेड टू द रेशियो। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोई मिक्सचर है, इन अ मिक्सचर जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर जो है, दैट इज बीन गिवन एज 5:2, ठीक है। अगर इफ 10 लीटर इज बीइंग एडेड ऑफ वाटर आर एडेड, ठीक है, एडेड टू द मिक्सचर, मिक्सचर में हमने ऐड कर लिया, ऐड टू द मिक्सचर, तो जो हमारी रेशियो है वो अब हो गई है 5:4, द रेशियो बिकेम 5:4, ठीक है। तो फाइंड आउट द ओरिजिनल क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दो फाइंड आउट द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर,
ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो आप ये पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें रेशो का। तो रेशो बेसिकली क्या है, 5:2 है। ठीक है, रेशो क्या है कि मिल्क टू वाटर जो रेशो है वो कितनी है, 5:2 है ना। इसका मतलब क्या है, एवरी 5 पार्ट ऑफ अ मिल्क दे आर द 2 पार्ट ऑफ अ वाटर, एवरी 5 पार्ट ऑफ अ मिल्क दे आर द वाटर, दे आर द 2 पार्ट ऑफ अ वाटर, कि हर एक 5 पार्ट ऑफ मिल्क में कितना है, रेशो 2 का पानी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको वेरिएबल दूं तो आई कैन से 5x और 2x, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और हमारे क्वेश्चन में क्या है कि उसने 10 लीटर पानी ऐड किया है, 10 लीटर जो पानी ऐड किया है तो रेशो क्या बन रही है, 5:4 बन रही है। तो अगर जो इसको मैं इक्वेशन में लिखूं तो आई कैन से कि 5x रेशो में है ना, तो आई कैन से 5/2, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये ओरिजिनल थी तो इसकी रेशो क्या थी, 5/2 थी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2x ये पानी है, ये मिल्क है और ये पानी है, और इसने कितना ऐड किया, 10 लीटर और पानी ऐड किया, इसने 10 लीटर और पानी ऐड किया, जिसकी वजह से इसकी रेशो क्या होगी, 5:4। अगर जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे कह सकते हैं 5x क्रॉस 4 इज इक्वल टू 5x 2x प्लस 10, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 50, x क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सो आई कैन से 5 × 5 कितना होता है 25, और ये कितना होता है 2 × 5 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 35। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी मिक्सचर की, द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वाज 35 लीटर, 35 लीटर्स। तो समझ आया किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया और किस तरह से एक रेशियो का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टफ भी था, ये टफर साइड में था। चलो एक और एग्जांपल करते हैं जो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि इफ रेशो ए रेशो बी जो है वो आपको गिवन है 3:5 इज बीइंग गिवन टू अस। ठीक है, और हमें बोला है कि ए रेशो सी जो है वो भी हमें गिवन है, तो 6:C। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये दो रेशो है, ये पहली रेशो और ये सेकंड रेशो। तो इन दोनों में रेशो में कॉमन क्या है, दैट इज ए। ए क्या है हमारा, कॉमन है। तो हम इस ए को, जो ए की वैल्यू है, इसको एज हम कांस्टेंट को एज कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर जो कांस्टेंट मान सकते हैं तो इसको अगर जो मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कि ए रेशो बी में अगर जो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास रेशो क्या आ जाएगी, दैट इज 3/6 और ये क्या हो जाएगा 15, 6 15। और ये क्या है, ए रेशो 6, ए रेशो सी इज इक्वल्स टू सॉरी 10, 5 6 और 10, सॉरी गलती हो रही है ना। ए रेशो सी क्या है, 6:7, इस तरह से लिख सकता हूँ। और अगर जो मुझे रिप्रेजेंट करना है ए रेशो बी रेशो सी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, बी तो कांस्टेंट है 6, बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10 आ गई, और सी की वैल्यू तो हमें पता ही थी वो क्या है 7। तो इन क्वेश्चन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल कराने का बेसिकली आइडिया क्या था कि आप इस तरह से भी इन्हें मल्टीप्लाई और ए को एज अ कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट करके आप इन सब की रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द प्रोपोर्शन, नेक्स्ट है दैट इज द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का बेसिकली जो सिंपल वर्ड्स में है वो है कि किसी भी दो रेशो को आप इक्वल मान लो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेन एवर टू रेशोज, कोई भी दो रेशोज आर इक्वल होती है ना, उसको इज टर्म्ड एज प्रोपोर्शन, इज टर्म्ड एज प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए रेशो बी दे दिया और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ए रेशो बी सी रेशो डी। ठीक है, जहां पे बी और सी क्या है, यहाँ पे बी और सी होते हैं हमारे मीन्स, दीज आर द मीन्स। ठीक है, और जो एक्सट्रीम्स है वो क्या है, ए एंड डी आर द एक्सट्रीम्स, दीज आर द एक्सट्रीम्स। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। समझ में आया किस तरह से लिखा, आई कैन से कि ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, और अगर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। सो यहाँ पे क्या है कि कोई भी दो रेशो, दीज आर द टू रेशियोज, उन रेशियोज को जब मैं इक्वल कर दूंगा तो दे आर टर्म्ड एज अ प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर जब मैं बात करूं, अब मान लो कि यहाँ पे तो 4 क्वांटिटी थी, दे आर द 4 क्वांटिटीज। ठीक है, 4 क्वांटिटीज थी, लेकिन मान लो कि अगर जब मैं 3 क्वांटिटी की बात करूं तो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि मान लो वो 3 क्वांटिटी है ए बी एंड सी जो है, ए और हमारे को क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन,
तो बेसिकली जो प्रोपोर्शनल है ना, उसका यूजुअली मीन्स क्या होता है, उसका यूजुअली मीन्स होता है कि फोर क्वांटिटी विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। बट यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज है, यहाँ पे तो थ्री क्वांटिटीज है। तो हम क्या करते हैं, हम जो इसकी यहाँ पे ना बी मिडल टर्म, इसको हम ट्वाइस लिखते हैं, इसको दो बार लिखते हैं। तो बी इज नोन एज, सबसे पहले बी क्या है, नोन एज अ ज्योमेट्रिक मीन। अभी मैं बताता हूँ ज्योमेट्रिक मीन क्यों बोला जाता है। और मीन प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अगर जो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन अ फोर क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो तीनों टर्म है वो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे और हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, बी अंडर रूट ए सी। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, बी क्या है, एक ज्योमेट्रिक मीन है और मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट भी दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उससे पहले एक एग्जांपल भी कर लो यहाँ पे, अगर जो प्रोपोर्शन में आपको समझ नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल कर लो, इसको हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। मान लो कि आपको एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको दिया गया है कि तीन पेंसिल की जो कॉस्ट है, मान लो वो कितनी है, ₹6। ठीक है, तीन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹6 है। और हमसे पूछा है कि 5 पेंसिल की कितनी कॉस्ट होगी, 5 पेंसिल की कितनी कॉस्ट होगी। सो जो हमारा ये प्रोपोजन है ना, हम इसका इस्तेमाल ना, हम इसका इस्तेमाल मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एज अ रेशो की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम रेशो की तरह रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज अ थ्री पेंसिल, यहाँ पे थ्री पेंसिल लिख दो, और थ्री पेंसिल की जो कॉस्ट है दैट इज ₹6, ₹6। हम इन दो रेशो को बराबर कर दे, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, दैट विल बी x, और अगर जो हम x फाइंड आउट कर लेंगे वो कितना आ जाएगा, सिंपली वो कितना आ जाएगा 10, सिंपली उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यानी 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी रहेगी, ₹10 रहेगी। हम इन ये जो प्रोपोर्शन है ना, हम इसका इस्तेमाल किस में कर सकते हैं, टू फाइंड अ मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इजी हो गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि दे आर द टू काइंड ऑफ प्रोपोर्शन। मान लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पी। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका क्या मतलब है, अगर जो मैं ए को डबल कर दूं, टू ए कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, पी भी डबल हो जाएगा, पी भी डबल हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से, इसको मैं वर्ड्स में लिखूं तो किस तरह से बोलता हूं कि इफ ए गेट्स डबल, ए गेट्स डबल, ए गेट्स डबल, देन बी ऑल्सो गेट्स डबल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट क्या है, कि वेन एवर टू क्वांटिटी आर गोइंग टू बी इन direct proportion, then their divisions, then their divisions to come out, coming out to be constant। ठीक है, इसका मतलब है कि वेन एवर द टू क्वांटिटीज, अब कोई भी दो क्वांटिटीज है ना, अगर जो वो यहाँ पे क्या लिखा है कि वेन एवर द टू क्वांटिटीज आर गोइंग टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना, तो जो उनका रेशियो है, तो उसका जो यहाँ पे लिख दो, इसका मतलब है इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वेन एवर द टू क्वांटिटीज की जो दो क्वांटिटी है, अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो उनके रेशियोज है, देयर रेशियो, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डिवीजन, जो उनका रेशियो है और जो डिवीजन है वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, विल स्टे ऑलवेज सेम, विल स्टे द सेम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द कांस्टेंट रेशियो, द कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं हम, जो भी कांस्टेंट रेशियो इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला है कि x एंड y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ x एंड y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या है कि अगर ये दो क्वांटिटी है, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जो उनके रेशियो होंगे वो ऑलवेज सेम रहेंगे, देन द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो आई कैन राइट जो x अपॉन y है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं,
y अपॉन x है वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लो कि मान लो कि जो एप्पल है, एप्पल एप्पल के जो प्राइस, एप्पल की जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द कॉस्ट ऑफ द एप्पल, कॉस्ट ऑफ द एप्पल। और हमने क्या किया, हम गए शॉप में, हमने कितने लिए, हमने 2 एप्पल लिए, वी बाय 2 एप्पल एट अ कॉस्ट ऑफ, एट अ कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज। सो अगर जो मैं एप्पल का जो कॉस्ट है, मैं अगर इसको मैं वाई अपॉन एक्स की तरह लिखूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वाई अपॉन एक्स। अब वाई में क्या लिख दिया मैंने, 4, ठीक है, कॉस्ट जो है मैंने ऊपर लिख दी और एप्पल मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो है वो क्या है, 2 है। सिमिलरली अब मैंने 5 एप्पल लिए, 5 एप्पल लिए और उनकी कॉस्ट कितनी थी, उनकी कॉस्ट थी 10 रुपीज, 10 रुपीज। सो आई कैन से 10/5, इसकी रेशियो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप कुछ भी कर लो, नो मैटर हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल आप खरीद लो, हाउ मेनी एप्पल्स यू बाय, जो रेशियो है ना, द रेशियो दैट इज वाई अपॉन एक्स, कॉस्ट पर एप्पल, वो क्या रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इन द केस, इन द इन दिस केस, देखो इन दिस केस 2, ठीक है। इस केस में क्या था, हमारा 2 था। जैसे कि हमने एप्पल को कॉस्ट के लिए ये लिया ये। अच्छा इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, इसका फायदा है जैसे कि अगर जब मैं बोलूँ कि आपने बाई किए, मतलब ऐसे समझ लो, इसका क्या है यहाँ पे, कोई इधर यहाँ पे कि वाई डज इट मैटर, वाई डज इट मैटर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ये इतना इंपॉर्टेंट, हमारे को इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं, आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। मान लो आपने 10 एप्पल लिए, तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी इसी केस में जो 2 है। तो इसने बोला कि हमें पता है कि जो y अपॉन एक्स है ना, दैट इज इक्वल टू 2, और जो कॉस्ट यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर एप्पल है, y अपॉन एक्स लिख रहे थे, तो y क्या है यहाँ पे, इट्स अ कॉस्ट, और x क्या है, एप्पल की क्वांटिटी। हमें क्या पता है कि 10 एप्पल हमने खरीदे, तो आई कैन से y इज इक्वल टू 2 × 10, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज 20 रुपीज, ठीक है। तो 10 एप्पल जो है वो हमें कितने के मिलेंगे, फॉर 20 रुपीज, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना, हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर ये जो एप्पल की जो कॉस्ट है, एप्पल की जो क्वांटिटी है वो कॉस्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम जितने भी एप्पल लेंगे उतने ही कॉस्ट बढ़ेगी, और जितने कम एप्पल लेंगे उतनी ही कॉस्ट घटेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर हम एक को डबल करते हैं तो दूसरा भी डबल हो जाएगा, तो या फिर एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाएगा। और इन द सेम वे आई कैन से कि अगर मैं किसी को डिक्रीज कर रहा हूँ तो वो भी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपको पता चला कि अगर जो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन की मैं बात करूँ, तो हमें क्या पता है कि अगर जो कोई भी 2 क्वांटिटी, जैसे 2 क्वांटिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी, तो अगर जो वो 2 क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, तो उनका जो डिवीजन है या फिर उनकी जो रेशो है वो हमेशा ऑलवेज स्टे कांस्टेंट। जिसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या निकाला, प्राइस। किसी एक की वैल्यू पता लग जाए तो हम दूसरे की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है। दूसरा, इसमें दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है कि इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। जब भी कोई 2 क्वांटिटी किस में होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी, तो हम उसमें यूनिटी मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले निकाल लेते हैं, जैसे कि 2x इज इक्वल टू 3y है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x यहाँ पे मान लो कि x है, तो यहाँ पे 3y अपॉन 2, या फिर क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा तो हम वहां पे सिंपली यूनिटी मेथड लगा सकते हैं। दूसरा, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है लाइन पासिंग, लाइन पासिंग, लाइन पासिंग थ्रू द origin, थ्रू द origin इन द ग्राफ, इन द ग्राफ, ठीक है। अगर 2 क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल 3 मैंगो जो है वो 15 रुपए के है, 3 मैंगो जो है वो 15 रुपए के है, तो 6 मैंगो कितने के हो जाएंगे, 6 मैंगो, 6 मैंगो कितने रुपीज के हो जाएंगे। अगर जी है यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 6, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, दैट इज 30। तो 6 मैंगो कितने के हो जाएंगे, 30 रुपीज के हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द ग्राफ। अब जो भी मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये मैंने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का केस होता है उसमें क्या होता है, अगर जो मैं किसी बोलूँ कि मैंने एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया, राइट, जब हमने 0 मैंगो खरीदे तो हमारे पैसे पास हमने खर्चा भी कितना किया, उसमें 0 ही किया। अब हमने एक एक मैंगो खरीदा और वो कॉस्ट कर रहा है हमें 5 रुपीज, ठीक है। और जब हमने 2 मैंगो खरीदे तो इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और जब हमने 3 लिए तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 15, ठीक है।
तो ये हो गया। अच्छा, हमने जब 5 लिए, जब हमने एक मैंगो लिया तो 5 रुपीज का था, जब हमने 2 मैंगो लिए तो वो 2 रुपए के थे, जब हमने 3 मैंगो लिए तो वो 15 रुपए के थे। तो आपको एक ना लाइन मिलती दिखेगी, जो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द ग्राफ। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमें एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द ग्राफ हमें दिखेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन पासिंग थ्रू। अब जो क्वेश्चन उठता है ना, द क्वेश्चन इज कि अब मैंने लिख तो दिया कि लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द ग्राफ, ठीक है, ऑलवेज। तो बेसिकली अगर जो मैं इसे अंडरस्टैंड करवाऊं आपको, तो हमें क्या पता है कि अगर जो एक्स और वाई दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? आई कैन राइट वाई इज इक्वल्स टू के एक्स, जहां पे वाई क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और के क्या है? द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। अब मैं बोलता हूँ इसमें वैल्यूज डालो, पुट द एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने एक्स को जीरो पुट किया तो y इज इक्वल्स टू 0। अब k की कोई भी वैल्यू होगी तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर जो मैं x की वैल्यू को 1 डालूं, या x की वैल्यू को जो 1 डालूं, तो y क्या आ जाएगा? मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर जो मैं यहाँ पे अगर जो k है क्या, इसकी इसकी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि y की वैल्यू क्या आएगी। अगर जो y की वैल्यू 0.5 है तो ये y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अगर जो मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए x क्या है यहाँ पे? अगर जो x 0 है, अगर मैं इनके बीच में एक प्लॉट करूं, तो मुझे क्या पता है कि अगर जो मैं x की 0 वैल्यू लेता हूं तो y की भी मेरे पास 0 आएगी। इसकी वजह से लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ द केस ऑफ द, तो इसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का केस है। इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब अगर जो x की वैल्यू में 1 पुट करता हूं और y की वैल्यू में 2 पुट करता हूं, अगर जो x की वैल्यू 2 पुट करता हूं और y की वैल्यू 4 पुट करता हूं, और इन दोनों के बीच में अगर जो मैं कोई भी एक लाइन बनाऊं, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। तो इतना समझ में आ गया कि हमें क्या पता है कि लाइन विल, ये जो लाइन है ये लाइन हमेशा पास करेगी थ्रू अ ओरिजिन इन द केस ऑफ, अब 0 0 पे ही है ना, 0 0 पे, ठीक है। जब हमने 0 एप्पल लिए तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? उस टाइम पे 0 ही कॉस्ट होगी। तो ये था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला केस, जिसमें 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखे हुए ऊपर सारे पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन में अगर जो मैं लिखूं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। अब इस केस में बहुत ही सबको पता है वैसे कि अगर जो मैं a को इंक्रीज करूंगा तो मुझे पता क्या है b क्या है, इससे डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, मैन और डेज, मैन एंड डेज। अगर जो मैं आदमी बढ़ा दूंगा तो मेरे पास, अगर जो मैं आदमी बढ़ा दूंगा किसी भी काम को करने के लिए, अगर जो मैं आदमी बढ़ा दूंगा तो उसके दिन कितने लगेंगे? कम लगेंगे, राइट। सिमिलरली स्पीड और टाइम, अगर जो मैं स्पीड ज्यादा बढ़ा दूं, स्पीड अगर जो मैं ज्यादा बढ़ा दूं इन रिस्पेक्ट विद टाइम, तो मेरे पास टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। वैसे ही प्रेशर और एरिया, वॉल्यूम, तो ये सारे जो है, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है फॉर द इनवर्सली प्रोपोर्शन के केस में। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन के केस में मैन और डेज के कॉन्सेप्ट में या स्पीड और टाइम के कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज कॉन्स्टेंट ली है। वो एक चीज क्या है? दैट इज अ वर्क। वर्क हमने कॉन्स्टेंट लिया है, दूसरे में हमने डिस्टेंस कॉन्स्टेंट लिया है, ठीक है। अब ये समझने के लिए और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वाई वी आर टेकिंग कॉन्स्टेंट, और अगर जब हम कॉन्स्टेंट नहीं लेंगे फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी हम मैन और डेज में अब एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मान लो कि जो के की वैल्यू है वो है 12, के की वैल्यू है 12, और जो एक्स है, एक्स हमें गिवन है, और एक्स की वैल्यू अभी हमने मान ली, चलो 3 मान ली, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने 3 मान ली। अब हमने बोला कि जो एक्स एंड वाई है ना, एक्स एंड वाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो हम, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है हमारी 3, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर जो मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? के अपॉन एक्स, राइट। ये क्या होगा? कांस्टेंट। इसको हटाने के लिए हमने इक्वल्स टू लगाया और एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन, दैट इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो के अपॉन एक्स। अच्छा, के की वैल्यू कितनी है? 12, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो यहाँ पे एक्स जब 3 था तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सिमिलरली अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि x की मैंने वैल्यू जो है वो मैंने 3 ना लेके, वो मैंने मान लो 6 ले, x की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिमिलरली इस तरह से करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12/6, जो कि क्या होता है 2, ठीक है। अब आप क्या करो, अब ये दो हमने, ये दोनों वैल्यू लीज है ना, कौन सी वैल्यूज है? हमने एक तो हमने एक्स कौन सा लिया? एक्स लिया हमने जब 6 और 2, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे क्या लिया हमने? जब एक्स लिया 3 और 5। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू के। तो एक्स क्या है यहाँ पे? 3, और वाई क्या है यहाँ पे? 4। तो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। वो क्या होगा? 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा, हमने के दोनों में सेम ही लिया, के जो है दोनों में सब वैल्यू हमने कितनी लिया? 12 लिया दोनों केसेस में। अब एक्स की वैल्यू भी मैंने चेंज कर दी, तब वाई की वैल्यूज भी चेंज हो गई है, लेकिन हमने जो के है उसको हमने कांस्टेंट रखा है थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो एक्स डॉट वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका क्या मतलब है? आप कुछ भी, कोई एक्स की कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स में लिखूं, सो आई कैन से नो मैटर आप एक्स की, नो मैटर हाउ एक्स एंड वाई चेंजेस देयर प्रोडक्ट, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? इज ऑलवेज 12, ठीक है।
मैंने यहाँ पे x की वैल्यू भी चेंज की, y की वैल्यू भी चेंज की, लेकिन स्टिल जो k की वैल्यू है ना, यानी x और y का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा का क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। इन द केस, कौन सा केस है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शन है x एंड y। अब कईयों का क्वेश्चन आता है कि सर हम अगर जी कांस्टेंट ना ले, हम चेंज करते रहे, तो देखो अगर जी इफ यू आर नॉट टेकिंग, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि किस तरह से लिखो, यहाँ पे लिख दो आप। अब हम केस कौन सा ले रहे हैं, अब हम केस ले रहे हैं व्हेन डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने बोला कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और मैंने बोला किसी एक पार्ट को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसे कांस्टेंट नहीं रखते हो फिर क्या होता है, तो जो स्पीड एंड टाइम है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस आप ऐसा समझो कि पहले केस में जो डिस्टेंस था वो है हमारा 200 किलोमीटर, ठीक है, वो 200 किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो हमारी है 100। तो जो टाइम हमारे को लगेगा ना, अब इसको कैलकुलेट करना, टाइम जो हमें लगेगा वो लगेगा 2 आवर्स। अभी हमने कुछ भी कांस्टेंट नहीं रखा ना, तो हम डी को चेंज कर रहे हैं। अब डी को मैंने 100 किलोमीटर कर दिया, ठीक है, और जो स्पीड है वो भी मैंने क्या कर दी, 100 थी, अब मैंने इसको कम कर दिया 50, और टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स, ठीक है। अब मैंने स्पीड को डबल कर दिया है। पहले क्या केस था, अगर जब मैं स्पीड को डबल कर रहा हूँ तो टाइम मेरे पास क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 50 से अगर जब मैं 100 भी जाता हूँ ना, तो मेरा जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि एस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर जब आप कुछ भी कांस्टेंट नहीं रखो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहा है, अगर जब आप कांस्टेंट रखते तो स्पीड के बढ़ाने से टाइम में घटौती होती है, तो इसलिए एक ना एक क्वांटिटी क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। इसलिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो कांस्टेंट होता है इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, सेकंड राइट, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, राइट। ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है आपको, जैसे कि हम लिखते थे क्या, मैन इन फर्स्ट केस, जितने भी लोग हैं मल्टीप्लाई बाय कितना उनको टाइम लगा, इज इक्वल टू मैन इन सेकंड केस, मैन इन सेकंड केस मल्टीप्लाई बाय डेज। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शन के केस में ना हम यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, यूनिटरी मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, थर्ड इज द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला इन द ग्राफ, इन द ग्राफ, जहां पे फिर x एक्सिस एंड y एक्सिस आर एक्टिंग एज असिम्टोट, ठीक है। तो असिम्टोट का बेसिकली मीनिंग क्या है कि अगर जो आप कोई भी पेपर ले लो, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, असिम्टोट समझने के लिए आप इस पेपर को काटते रहो, अब ये इतना कट गया, अब इसको दोबारा से काटो, अब इतना कट गया, अब इसको और काटो, ठीक है, अभी इतना छोटा हो गया तो इसको और काटो और काटो। आप इसको जितना भी काटोगे, मतलब आप इसको जितना भी काट लो, कितने भी छोटे पीसेस कर लो, आप कभी भी इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको पेपर को पूरी तरह से काट काट के एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसी तरह अगर जो मैं ग्राफ में इसकी रिप्रेजेंटेशन करूँ ना इनवर्सली प्रोपोर्शन की, तो इस तरह से कर सकता हूँ मैं, ये मैं ले ले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिमिलरली ये थर्ड क्वाड्रेंट पे भी बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी बनता है, पर बिकॉज जैसे जैसे स्पीड और टाइम है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाते हैं, ठीक है। एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू कितनी है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई, इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई, और अदर वैल्यू क्या है, अदर वैल्यू इज एक्सट्रीमली लो, अदर वैल्यू इज एक्सट्रीमली लो, ठीक है। आप इसको इनफाइनाइट तक भी ले जाओगे ना, तब भी अप्रोचेस टू जीरो नहीं होगा, ये कभी भी अप्रोचेस, ये इट विल अप्रोच टू जीरो, बट ये एट इंफिनिटी पे इट विल अप्रोच टू जीरो, इट विल अप्रोच टू जीरो एट इंफिनिटी। ये कभी भी एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, आगे जाके फ्यूचर में कभी भी ऐसे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस है, इसको बोलते हैं असिम्प्टोट, ठीक है, राइट। और ये क्या आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये क्या है हमारा एक्स एक्सेस, और ये है हमारा वाई एक्सेस, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे, अब इनफाइनाइट आप कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर द इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द चेन रूल। अभी हमें क्या पता है कि जो मैन है, मैन और जो डे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, राइट।
अभी यहाँ पे दो क्वांटिटीज है। अब मान लो आपको दिया है कि मैन दे दिया हमारे को, फिर हमें डे दे दिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, ठीक है, और एक जगह हमें लेंथ दे दी और हमें ब्रेथ दे दी, ठीक है, और हमें क्या बोला, हमें बोला है इन सब की वैल्यूज दे दी, 20 दे दी, मान लो ये 30 दे दी, या हमारे को 15 डेज दे दिया, और हमें बोला कि फाइंड आउट एक्स, एक्स डेज फाइंड आउट करो, और लेंथ हमें दे दी इसकी 40, 45, 90, 80, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। अब हमें क्या पता है कि जो मैन है, मैन और डे है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने ज्यादा मैन होंगे उतने कम टाइम लगेगा, इतना हमें पता है। और हमें क्या पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी मैन इंटू डे होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें आपको लगाना है लॉजिक, अब कॉमन सेंस लगानी है कि अगर जो मैं ज्यादा इंसान लगाऊं किसी भी काम को, अगर जो मान लो कि एक वॉल हमें बनानी है, मान लो क्वेश्चन में बोला था कि वॉल बनानी है और इतने लोग हैं और इतने दिन है, और उस वॉल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो हमें दे दी है कि 40, 90, 45, 80। पर अब बेसिकली आपको तो पता ही है कि अगर जो मैं ज्यादा लोग लगाऊंगा, अगर जो मैं ज्यादा लोग लगाऊंगा तो हमें क्या पता है कि ज्यादा लेंथ ऑफ वॉल बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही अगर जो मैं बोलूं डेज, अगर जो मैं ज्यादा मैन लगाऊंगा तो मुझे ब्रेथ भी ज्यादा मिलेगी, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द मोर द नंबर ऑफ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ब्रेथ। इसका क्या मतलब है कि मैन और जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो मैन और डे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप किस तरह से टैकल करोगे, जहां पे दोनों ही है, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शन भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी साथ में दे दिया क्वेश्चन में। तो इसको टैकल करने के लिए लगता है चेन रूल। अब इस चेन रूल की क्या खास बात है कि चेन रूल में एक खास बात क्या है कि जो जो तो हमारा जैसे मैन और डेज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है, मैन और डेज का क्या है, वो है कांस्टेंट। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसका जो डिवीजन है वो हमारा क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो सिमिलरली आप इसको किस तरह से टैकल करोगे वो देख लो। जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जैसे हमें डेज फाइंड आउट करना है तो डेज को आप सबसे पहले लिख दो, डेज को हमने सबसे पहले लिख दिया, क्या लिख दिया, 15/x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, मैन, मैन कितना है, 20, 30, यहाँ पे कितना है, लेंथ और ब्रेथ, अब लेंथ कितनी है इसकी, 40, 40, 45, 90, 80, ये होगी। अब जो जो हमारा क्या बोलते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसको आप क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, और जो हमारा जैसे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में डिवीजन कांस्टेंट रहता है, तो जैसे कि लेंथ और ब्रेथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन मैन क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 15 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके साथ है, मैन के साथ है, तो मैन के साथ है तो इसका हमारा क्या है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ठीक है। अब जितने ज्यादा लोग लगेंगे उतने ही ज्यादा हमारी लेंथ और ब्रेथ बनेगी किसी भी वॉल की, तो यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो उनका डिवीजन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो डायरेक्टली आपको 40 इंटू 90 करना है, 40 इंटू 90 डिवाइड में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। बराबर किसके होगा, एक्स। अब एक्स का केस क्या है, सबसे पहले मैन आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 30, लेंथ और ब्रेथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी इनवर्स, यानी इसका डिवीजन कांस्टेंट रहेगा, तो आई कैन राइट 45 इंटू 80, ठीक है। और वैसे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है